जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन करते हैं अब अपने डिबेट की बात। राजनीति में सियासत जाति और धर्म से होकर गुजरती है। जाति और धर्म को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपना गुणागणित रखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वोट बैंक है वो है मुसलमान वोट बैंक, जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मुसलमानों को अपने साथ करना इस बार चुनाव के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। दो चुनाव आने वाले हैं, पहले बिहार और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल अगले साल। वैसे पटना के सियासी गलियारों में एक सवाल गूंज रहा है, मुस्लिम वोटर इस बार किसके पाले में जाएगा। यही सवाल पश्चिम बंगाल में भी है और इसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसकी गूंज दिल्ली तक है। बिहार में चुनाव का मंथन, राजनीति और राजधानी दिल्ली में राजनीति और मंथन दोनों है। चुनाव बेशक दूसरे राज्यों में हो। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का सीधा फोकस पसमानदा मुसलमानों पर है, जो राजनीतिक लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां अखिल भारतीय इमाम संगठन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें खास बात यह थी कि आरएसएस चीफ भागवत भी शामिल हुए। इस बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य एजेंडा इमामों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। लेकिन आरएसएस की किसी बैठक को राजनीति से ना जोड़ा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी ने विपक्षी सांसदों के लिए दिल्ली में डिनर का आयोजन किया। दिल्ली के शांग्रीला, जो कि 5 स्टार होटल है, वहां जमीयत उलेमाए हिंद ने विपक्षी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में सपा सांसद इकरा हसन से लेकर कांग्रेस के इमरान मसूद तक कई सांसद शामिल हुए। दावत से पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक की, विपक्षी सांसदों के साथ मंथन किया। दिल्ली से लेकर पटना तक मंथन का दौर साफ बता रहा है कि अगर चुनावी घमासान है तो केंद्र में मुसलमान हैं। चुनाव जिसमें सिर्फ सभी जातियों को साधने की कोशिश नहीं है, बल्कि मुसलमानों को भी अपनी तरफ खींचने की तैयारी है। बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी और उनकी जातिगत विविधता सियासी दलों के लिए अहम है। अब जहां चुनावी मैदान में महागठबंधन वर्सेस एनडीए है, बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 4 और घटक दल हैं। वहीं बिहार में मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से सीमांचल, खास करके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मिथिलांचल, विशेषकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जैसे जिले शामिल हैं। अब ऐसे में बीजेपी की नजर मुसलमानों के, खास करके पसमानदा वोट बैंक पर, पसमानदा मुसलमानों पर है और यह तैयारी काफी पहले से की जा रही है। कहते हैं 2015 में, एक दशक पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। लेकिन एक तरफ जमीयत उलेमाए हिंद विपक्ष के सांसदों को न्योता देकर डिनर खिला रहा है, यानी कि भोज भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े बुद्धिजीवी आरएसएस के साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये वो विपक्ष वाली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से ये कार्यक्रम दिया गया था। तो मुसलमान वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है? क्या ये सेक्युलरिज्म और सेक्युलर देश में जरूरी है? क्या इससे सेक्युलरता को खतरा नहीं है? इसलिए सवाल यह कि मुस्लिम वोट बैंक कितना जरूरी, मुस्लिम वोटर्स पर एनडीए की कितनी पकड़ है, और क्या मुसलमान चुनाव में बनेंगे बिहार में किंगमेकर? बातचीत करने के लिए संजीव उनियाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन यूएमएबी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। फिरोज बख्त अहमद, पूर्व वीसी एमएयूयू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साजिद रशीदी हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन AICC जुड़ रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी भरपूर स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में। शुरुआत में साजिद रशीदी जी से करना चाहूंगा। रशीदी जी, अगर चुनावी घमासान, तो सिर्फ केंद्र में मुसलमान क्यों है? चाहे वो विपक्षी नेताओं की बात हो, चाहे वो आरजेडी की बात हो, चाहे वो जेडीयू की बात हो, चाहे किसी भी दल की बात हो, इतना फोकस। लेकिन बीजेपी जो है वो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है। देखिए, मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में केंद्र बिंदु नहीं है। मुसलमान तो अगर अमेरिका में भी चुनाव होता है तो वहां भी केंद्र बिंदु रहता है। वहां भी मुसलमान के बगैर, जब तक मुसलमान की एंट्री नहीं होती, अमेरिका के सदर का भी चुनाव नहीं होता। वहां मुसलमान हर जगह केंद्र बिंदु है।
इसलिए सिर्फ ये कहना कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ये मैं समझता हूं गलत है। दूसरी बात, अभी जो बैठक हुई है आरएसएस के लोगों के साथ में मौलानाओं की, वो मौलाना ऐसे लोग नहीं है जिनका मुस्लिम समाज के ऊपर कोई प्रभाव हो। ये कहीं ना कहीं अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। वो ऐसे लोग हैं जिनको मुस्लिम समाज खुद अच्छा नहीं समझता। वो जानबूझकर जो है महीने 2 महीने में 6 महीने में इस तरह की मीटिंगें होती हैं और कह दिया जाता है हाँ मुसलमानों से मीटिंग हो गई। जो मुसलमानों के अच्छे लोग हैं, जिनके पीछे मुसलमान हैं, जिनको मुसलमान लाइक करता है, ऐसे लोगों के साथ आरएसएस में अभी तक कोई मीटिंग नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर नजर मुसलमानों पर है तो ऐसे लोगों के साथ मुलाकात करनी पड़ेगी जिन लोगों के पीछे वोट हैं, जी, जिन लोगों के पीछे मुसलमान चलते हैं, जिन लोगों को मुसलमान ठीक है। मानते हैं। मैं इस पर आपसे अगला सवाल लूंगा। रशीदी जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले केंद्र में मुसलमान नहीं है, वोट बैंक मुसलमान नहीं है, लेकिन सत्ता के केंद्र में तो मुसलमान नजर नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक के केंद्र में मुसलमान नजर आता है। सत्ता केंद्र में इसलिए नजर नहीं आता, ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं रशीदी जी, क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत मिनिमम पार्टिसिपेशन है और ये एक तरफा नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है जिसको कि एक निर्णायक पार्टिसिपेशन कहा जा सके। मैं उसी बात को एक शेर के साथ कहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ, ये जो तमाम पार्टियां मुसलमानों की हितैषी बनती हैं, हाँ, ये जो तमाम पार्टियां मुसलमानों का वोट लेकर केंद्र में या स्टेट में सरकारें बनाती हैं, सवाल इनसे है। 65 साल कांग्रेस ने राज किया देश पर मुसलमानों के वोटों पर। जो आजादी के बाद में मुसलमानों का रेशो था पार्लियामेंट में, नौकरियों में, असेंबली में और सब जगहों पर, वो आज घटकर जो है 1-2% पे आ गया है। ये सब कांग्रेस की देन। मुस्लिम वोटों से जो पार्टियां सत्ता हासिल करती हैं, आज उन्होंने मुस्लिम वोटों को या मुसलमानों को बिल्कुल जो है अछूत बना के रख दिया है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो, वो मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करती, मुसलमानों के मोहल्ले में वोट मांगने नहीं जाती। ये सारी बातें जो मुसलमानों के साथ हो रही हैं, सवाल यही है कि आप कौन से हितैषी हो। आप ना नौकरियों में मुसलमानों की साझेदारी कर रहे हो, ना पार्लियामेंट में मुसलमानों की साझेदारी कर रहे हो। टिकट अगर आप देते हो तो मुसलमान को ऐसी जगह से देते हो जहां से दूसरा मुसलमान खड़ा हुआ है, ताकि दोनों मुसलमान आपस में लड़कर हार जाएं। तो ये सारी पार्टियां मुसलमानों के साथ जो खेल खेल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को मुसलमानों को समझना पड़ेगा। सियासत में हमारी पहुंच कहां तक हो, हमारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इन चीजों को नहीं, हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक ये सारा खेल हमारे साथ होता रहेगा और मुसलमान खामोश तमाशाई बना रहेगा, मुसलमानों के वोट के साथ ये लोग खेलते रहेंगे। ठीक है। मैं इस पर जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगा फाजिल अहमद जी का, कि क्या सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ, और इस्तेमाल हुआ तो फिर भी मुसलमान उन्हीं पार्टियों के साथ खड़ा क्यों नजर आता है? फाजिल अहमद जी। उसके बाद संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनियाल साहब, स्वागत है आपका। फाजिल अहमद जी, आपका जवाब। मुसलमान इसलिए उधर खड़ा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े जितने भी संगठन है, वो सिर्फ मुसलमान को नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमान दोनों को टारगेट करते हैं और तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। उनकी तो पूरी राजनीति ही मुसलमान के विरुद्ध है। फिर मुसलमान किस मुंह से जाए? नंबर एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मुसलमान का वोट मशीन में रहेगा तो हम गंगा जल से उसको शुद्ध करेंगे। मुसलमानों का दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। ये सारी चीजें हम लोग 89 से सुनते चले आ रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है ये मुझे नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है। हाँ। अगर एक आदमी कम से कम हमको बुला तो रहा है, बात तो कर रहा है, साथ बैठ तो रहा है, कुछ बातें हमारी कर भी रहा है। दूसरी तरफ तो सारा जहर, अगर दुबई का मुसलमान हमारे प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगता है, मस्कत का अच्छा लगता है, पूरी दुनिया का मुसलमान अच्छा लगता है, भारत का मुसलमान उन्हें अच्छा नहीं लगता।
भारत की टोपी अच्छी नहीं लगती, भारत के मदरसे अच्छे नहीं लगते, भारत का इस्लाम उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो भारतीय जनता पार्टी जब इतना अपमान और तिरस्कार करेगी तो कोई क्यों जाएगा उनके साथ। और जितने लोग बात पसमंदा की हो रही है, जितने लोग भाजपा के जो प्रवक्ता आते हैं मुसलमान, वो सारे सवर्ण मुसलमान हैं, वो कोई उसमें ओबीसी मुसलमान नहीं है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीना तान के खड़ा है आज तक, तो पसमंदा ही खड़ा है। सवर्ण मुसलमान तो हमेशा सत्ता के साथ रहा है, सत्ताधारी रहा है, उसको तो सत्ता से प्यार है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस के साथ थे, अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा के साथ है। जो हमारे पसमंदा मुसलमान है आज पूरी तरह से भाजपा से सीना तान के कोई खड़ा है तो पसमंदा समाज ही खड़ा है। और मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भी चाहे तो भाजपा के नेता क्या नाम उनका, साहब सिंह वर्मा के बेटा और बिहार के नेता और तमाम बीजेपी का तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं, बीजेपी से दूरी ये आप लोगों का ये आप लोगों इस्लाम के खिलाफ बात करो। मैं अगर फैक्ट एनालिसिस करूं फाजिल अहमद जी, तो बीजेपी से दूरी है आप लोगों का नैरेटिव है जो आप लोगों के द्वारा चलाया जाता है या फिर पब्लिक डोमेन में पुश किया जाता है। जो योजनाएं हैं उसमें अगर जो दावे सामने आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 35 से 40% लाभार्थी मुसलमान हैं, लाखों मुस्लिम परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। मुफ्त गैस कनेक्शन में 37% लाभार्थी मुसलमान हैं। जनधन योजना में 42% मुस्लिम लाभार्थियों ने इस योजना के तहत खाता खुलवाया। मुद्रा योजना में 30% लाभार्थी मुसलमान हैं। आयुष्मान भारत में हालांकि डेटा नहीं है, लेकिन कई मुस्लिम परिवारों के पास आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। कौशल भारत योजना में 23% लाभार्थी मुस्लिम हैं। तो ये आप लोग ये एक नैरेटिव देना चाहते हैं कि भाई आपको बीजेपी के साथ नहीं जाना है या किसी भी राइट विंग पार्टी के साथ आपको नहीं खड़ा रहना है क्योंकि आपको ये भला बुरा कहते हैं। देखिए बात वो नहीं है हाँ। कि किन योजनाओं में कितना मुसलमान को मिला। अब ये डाटा कहां से आप लाए, इसका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता। ये गवर्नमेंट का सोर्स है सर, ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है, आप रिसर्च करके निकाल सकते हैं। कोई चीज नहीं मिलती है हाँ। फिर भी हमको तो सड़क पर चलने का अधिकार मिलता ही है ना, टूटी सड़क पर। सारा पैसा जब मुसलमान से आप जीएसटी लेते हैं फिर सुविधा क्यों नहीं देंगे? सवाल, आप मुसलमान से जीएसटी मत लीजिए, सुविधा मत दीजिए। यदि आप एक नागरिक के नाते हमसे जीएसटी लेते हैं तो आप हमारा आर्टिकल तो संविधान तो समाप्त नहीं कर देंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो नहीं समाप्त कर देंगे, आप हमारे अधिकार को नहीं समाप्त कर सकते। यदि हम जीएसटी एक नागरिक होने के नाते जब हम जीएसटी देते हैं तो फिर सुविधा क्यों नहीं देंगे आप? ये तो कोई एहसान नहीं है कि हम देते हैं। अरे कहां से देते हैं? आज जो मंत्री लोग 65 लाख रुपए की महीने में चाय पीते हैं वो भी तो मुसलमान हिंदू सब मिलके देते हैं। जो करप्शन ये लोग कर रहे हैं, सांसद विधायक जो लोग रिश्वत खा रहे हैं, वो पैसा भी तो हमारे ही जेब का खा रहे हैं ना। तो इस देश में इस बात पर कोई चर्चा ही नहीं होती है कि सांसद विधायक और मिनिस्टर के जो खर्चे हैं, टूटी जिसके पास साइकिल, आपको आपत्ति इस बात है कि मुसलमान बीजेपी के करीब नहीं जाना चाहिए, विपक्ष करीब रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं संजीव उनियाल साहब से रिएक्शन लेता हूं इस पर। संजीव सर क्या लगता है आपको? मैं रशीदी जी एक सेकंड दीजिएगा। संजीव उनियाल जी। विवेक भाई, मैं विवेक भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि विषय मुझे लगता भी नहीं कि आज एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, क्योंकि आपने ये विषय उठाया कि उनका मिलना, आउटरीच, उनका एक संपर्क करके एक वर्टिकल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार, क्योंकि जब भी हम इसको वोटों की राजनीति से, क्योंकि हमारे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो इसको बीजेपी वोटों, क्योंकि आपको किन लोगों से मिलना चाहिए, ये डिसाइड तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, 100 साल पूरे होने वाले हैं जिसके, 52 वर्टिकल्स हैं जिसके, वो डिसाइड करेगी कि मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। भाई आप अगर मिलना चाहते हो तो हमसे मिलिए, अगर नहीं मिल रहे हो तो मिलते क्यों नहीं हो? तो नहीं, वो रशीदी जी कह रहे हैं कि वो पक्के मुसलमान नहीं है, जो लोग आरएसएस से मिल रहे हैं वो ठीक मुसलमान नहीं है। हास्यास्पद है कि जी पहले तो आप ये कहते हैं कि आप मिलते नहीं है, और अगर मिल लेते हैं तो आप पक्के मुसलमानों से नहीं मिल रहे। तो भैया पक्के मुसलमानों से मिलने के लिए कोई लिस्ट बना रखी है क्या आपने? क्यों मिले हो? और अगर मिल रहे हैं, आप देखिए इलियासी जैसे लोगों से मिल रहे हैं, 42 मौलानाज अलग अलग संगठनों के प्रमुख हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में, ओवरसीज में भी जिनकी पकड़ है, उन संगठनों के 42 संगठनों के मौलानाओं से इलियासी जिसको हेड करते हैं उनसे मिले हैं और 2.5 घंटे तक बैठक चली है।
उस 2.5 घंटे में आपको क्या लगता है क्या बात हुई होगी? मुस्लिम उदारीकरण, मुस्लिम जो है मेन स्ट्रीम में आए, मुस्लिम की जो प्रॉब्लम्स है उन पे डिस्कस हुआ होगा। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता रहा है। तो अगर आप इसको वोटों की राजनीति से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप इसको नहीं आंक पाएंगे, क्योंकि आपने बैरोमीटर, क्योंकि अगर आपको थर्मामीटर लगाना है बुखार देख पाएंगे, अगर आपको किसी की स्पीडोमीटर लगाना है, स्पीड पकड़नी है तो स्पीड लगाएंगे। तो अगर आप इसको वोटों की राजनीति से नापेंगे इस बैठक को, तो मुझे लगता है कि आप इसकी डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए एक बार जरूर आपको एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यकर्ता के साथ बैठना चाहिए। पैनल में बैठना एक अलग चीज है, उसके साथ बैठ के चाय पीना, गपशप मारना, तो पता लगेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वोटों की राजनीति नहीं करता है।